हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, यूनिट नंबर 6 जो है युक्ति युक्त तर्क, इसके लिए बड़ा इंतजार आप लोगों ने किया, बहुत सारी रिक्वेस्ट आप लोगों की थी। पहली बात तो ये कि यूनिट जो है इसका मैंने भी मतलब जब मेरा नेट सेट था तो मैंने भी इसको इतना सीरियसली पढ़ा नहीं था, क्योंकि टोटल यूनिट 10 आती है और अगर आपकी 8-9 तैयार होती है तो आप पेपर निकाल ले जाते हो, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। पर जब मैंने कहा कि मैं हर प्रत्येक यूनिट आपको करवाने वाला हूँ, तो बच्चों ने उसको काफी ही सीरियस ले लिया। और हर वीडियो के कमेंट में मैंने देखा कि सर यूनिट 6 बाकी रह गई, वो करवा दीजिए, सर यूनिट 6 बाकी रह गई है, वो करवा दीजिए। तो आज ऑफिशियली मैं ये करवा रहा हूँ। देखो, यूनिट 3 मैंने अभी तक छोड़ी है और यूनिट नंबर आपकी 5 अगर मैं ये करवा देता हूँ तो यूनिट नंबर 5 हमारी छुट्टी रहेगी। 3 को छोड़ने का कारण है, होगा तो मैं इसको भी एक बार समझा दूंगा आपको कि कैसे इसको सोल्व करना होता है, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 और पांचों प्रश्न आपके प्रश्न में ही रहेंगे। मतलब ऊपर कहानी लिखी होगी, नीचे 5 प्रश्न होंगे, पहला दूसरा तीसरा ऐसे 5 प्रश्न। जैसे हम 11th 12th में हिंदी के पेपर में गद्यांश सोल्व करते थे। तो यूनिट 3 कोई ऑफिशियली कुछ ऐसा इसमें दम है नहीं। ये 5 बोनस के अंक है, ये आपके गलत नहीं होने चाहिए भाई। ये 5 सीधे एमसीक्यू मिलेंगे आपको, ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो मैं आज यूनिट 6 करवाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम विशाल पाटीदार है और इस चैनल पर हम एमपी सेट जो पेपर है, उसका पहला जो पेपर है उसको कंप्लीटली कवर कर रहे हैं। बहुत अच्छे से इसको कवर कर रहे हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पेपर नंबर फर्स्ट है ना, जीके जिसमें आएगा, और अब तो माइनस मार्किंग हो गई है असिस्टेंट प्रोफेसर में। ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूँ सिलेक्शन टेस्ट की, जो सेट को निकालने के बाद आपका होगा ना, उसमें माइनस मार्किंग होगी। इस बार ऑफिशियली ये अनाउंस हो चुका है, पहले नहीं था। जब 2024 में जैसे मेरा अभी इंटरव्यू कॉल है तो उस समय हमारे इसमें नहीं था। अभी 25 का वापस से मान लो मैं देता हूं तो मुझे माइनस मार्किंग मिलेगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप कहते हो माइनस मार्किंग नहीं है, फिर कहते हो है। मैं सेट की कभी नहीं बोला हूं, सेट में माइनस मार्किंग नहीं है भाई। अभी कल मैंने एक वीडियो बनाया था एमपीपीएससी सिविल सर्विस का, एमपीपीएससी सिविल सर्विस का। तो एमपीपीएससी सिविल सर्विस में पहली बार माइनस मार्किंग लागू हो गई है, आपके इसमें नहीं है माइनस मार्किंग। ठीक है, आप सेट वाले स्टूडेंट है तो आप कम से कम थंबनेल वगैरह देखो अच्छे से कि क्या लिखा है उसके ऊपर, है ना। आपने धड़ाधड़ कमेंट कर दिए कि सर माइनस मार्किंग कब से हो गई। नहीं भाई, मैं सिविल सर्विस की बात कर रहा था उस वीडियो में। ठीक है, ये चैनल बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स के लिए बना है, केवल सेट के लिए नहीं बना है। तो दूसरे भी वीडियो इस पे आते रहते हैं। अभी थोड़े दिन बाद अभी एसआई के लिए करंट अफेयर का सेशन मेरा आने वाला है इसी चैनल पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 6, युक्ति युक्त तर्क। तर्क, युक्ति युक्त तर्क का मतलब होता है कि यहाँ कुछ लाइनें लिखी होगी जिसमें तर्क होगा, फिर कथन निष्कर्ष वगैरह की अपन बात करेंगे। तो सिलेबस देखिए, युक्ति के ढांचे का बोध हमें पता होना चाहिए क्या होता है। युक्ति के रूप यानी कि जो आर्ग्यूमेंट होता है, युक्ति का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट। जैसे मैं कोई आर्ग्यू कर रहा हूं आपके साथ, है ना, कोई डिस्कस आपके साथ कर रहा हूं तो ये युक्ति है ना। निरूपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा आपको पढ़ने में कठिन लगेगा, जब मैं समझाऊंगा तो ये इजीली आपको याद होगा। ठीक है, अवस्था और आकृति, औपचारिक और अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्षार्थ। अब अगर ये मेरे फोटो के पीछे आ रहा है तो आप उसको थोड़ा सा वो कर ले, बाकी कंटेंट आपको सीधा फॉरवर्ड मिलेगा। ठीक है, सिलेबस थोड़ा सा बड़ा कर दिया था मैंने, तो मेरे पीछे कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो युक्ति के प्रकार, निगनात्मक, आगनात्मक युक्ति और मूल्यांकन। वेन आरेख, तर्क की वैध सुनिश्चितता करने के लिए वेन आरेख का सरल बहुप्रयोग। भारतीय तर्कशास्त्र, इसको अच्छे से समझेंगे कि कितने प्रकार के भारतीय दर्शन हैं जो आपके तर्क की बात करते हैं, और कितने प्रकार के भारतीय दर्शन हैं जो ये बताते हैं कि भैया सारी चीजें कैसे होती है। जैसे पिछले साल का अगर आप सेट का पेपर उठाओगे तो बौद्ध धर्म के बारे में पूछा गया है। ठीक है, उसके पहले जैनिज्म के बारे में पूछा गया है, तो उसकी बात भी करेंगे। प्रमाण की बात करेंगे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये सब क्या होते हैं, ये जैनिज्म वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं। अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति और हेत्वाभास, इसके बारे में भी अपन करेंगे। पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि अपन इसको एक ही क्लास में कंप्लीट करें, लेकिन समय की अपनी सीमा है। तो जब तक ये कंप्लीट हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती एक आध टॉपिक कोई छूट जाता है तो एक आध और अपन कर देंगे। कोशिश रहेगी कि एक ही यूनिट एक ही क्लास में ये कंप्लीटली कवर करें। देखो, सबसे पहले बात करते हैं युक्ति की। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलता हूं हमेशा। तो पहली लाइन है युक्ति। तो पहले तो युक्ति के बारे में ही आपको बताता हूं युक्ति क्या होती है। युक्ति कुछ नहीं भाई, युक्ति है आर्ग्यूमेंट। जब हम किसी से आर्ग्यू करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो ये युक्ति कहलाती है। उसमें कुछ बातें होती है, कुछ कथन होते हैं, कुछ निष्कर्ष होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ तर्क दूं कि भाई आप बहुत अच्छी मेहनत करोगे तो आप सेट निकाल ले जाओगे। ठीक है, बहुत अच्छी मेहनत करोगे तो सेट निकाल ले जाओगे। तो मैंने एक कथन कहा कि भाई सेट तब निकलेगा जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको विशाल सर की क्लास देखनी पड़ेगी।
ठीक है, ये आर्गुमेंट है और ऐसे ही हम इसको तर्क के आधार पर सारी चीजें सिद्ध करते हैं। तो युक्ति का मतलब क्या होता है? आर्गुमेंट होता है, और आर्गुमेंट का अर्थ होता है युक्ति वह तर्क है जिससे कुछ कथनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई आप सेट की तैयारी कर रहे हो, आपने कहा जी सर सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने कहा सेट को अगर पास करना है ना तो आपको कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। फिर मैं दूसरी लाइन लिख देता हूं कि जो परिश्रम करता है वो सफलता प्राप्त करता है। मैंने लिख दिया जो परिश्रम करता है वो निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है। ये मैंने कह दिया, निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है। थोड़ा सा समय देंगे आप मुझे, ठीक है, सफलता प्राप्त, बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का प्रयास करो, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, इसलिए मैं रिकॉर्डेड सेशन डालता हूं। जिसको स्पीड में देखना है स्पीड बढ़ा के देख ले, जिनको आता है वो देख ले, जिनको नहीं आता है वो आराम से पढ़े। सफलता, क्योंकि बहुत सारे रीजनिंग वाले स्टूडेंट होंगे जिनको ऑलरेडी सारी चीजें आती होंगी। ठीक है, चलिए, तो परिश्रम, सेट पास करना है, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, और जो परिश्रम करता है निश्चित ही सफलता उसको मिलती है, उसको सफलता मिलती है, उसको क्या मिलती है भाई? सफलता मिलती है। ये किसने कह दिया भाई? ये मान लो मैंने कह दिया, और फिर मैंने कहा कि दोनों क्या है? कथन है, ये भी कथन है, ये भी आर्गुमेंट है। ठीक है, और मैंने कह दिया कि भाई नीचे निष्कर्ष क्या है? नीचे निष्कर्ष ये है कि आप भी मेहनती हो, आप भी मेहनती हो, आप भी सेट निकाल सकते हो, आप भी सेट निकाल सकते हो। ये कथन निष्कर्ष जो है एकदम सही प्रूफ हो रहा है भाई। निष्कर्ष सही है कि जो सेट में कठोर मेहनत करता है वो पास होता है, और जो परिश्रम करता है निश्चित सफलता उसको मिलती है। ठीक है, अब आपके सामने स्थिति ये है कि आप भी बहुत मेहनती स्टूडेंट हो, तो आप भी पास हो रहे हो। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट हम इसे कहते हैं। ये जो पूरी कहानी मैंने आपको इतनी देर में बताई, ये आर्ग्यूमेंट है, जिसमें कोई ना कोई कथन होगा, कोई ना कोई तर्क होगा, और उसका कोई निष्कर्ष होगा। तो अब आर्ग्यूमेंट जो होता है ना, वो एक तरीके का थोड़ी हो सकता है मैं कुछ बात ऐसी कहूं जो सही भी हो और गलत भी हो। भाई मैं अगर यहीं पर एक एग्जांपल दे दूं, मैं कह दूं कि यार सेट तुम्हारा नहीं निकलेगा भाई, तुम्हारा सेट नहीं निकलेगा, सेट नहीं निकलेगा, मैंने ये कह दिया आपको कथन। ठीक है, और फिर मैंने कह दिया एक इसका एक और कथन, तुम्हारा सेट नहीं निकलेगा क्योंकि 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 प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। मैंने क्या कह दिया? प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम्हारा सेट नहीं निकलेगा। अब निष्कर्ष मैंने क्या कह दिया? निष्कर्ष मैंने मान लो यहाँ पे एक ले लिया, कुछ भी, ये मेरे मन से बना रहा हूं मैं एट द टाइम, कोई सोच के नहीं आया कि ऐसा मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं बस बना रहा हूं, है ना, युक्ति बता रहा हूं कि युक्ति क्या होती है, और मैंने निष्कर्ष निकाल के दे दिया कि भाई जो है इसका मतलब यह है कि तुम्हारा सेट कभी नहीं निकल सकता। तो ये बात सही थोड़ी है, गलत भी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे आर्गुमेंट होंगे जो सही प्रतीत होंगे। अब एक बात ध्यान रखना कि पहली लाइन और दूसरी लाइन में जो भी बातें आपकी लिखी होगी वो हमेशा सही होगी। जैसे मैं कह दूं कुछ कुत्ते बिल्ली है, तो हमें मानना पड़ेगा कि कुत्ते बिल्ली हैं, या दिमाग नहीं लगाना है कि बिल्ली कुत्ती बिल्ले कैसे हो सकता है। मैं कह दूं कि बिल्ली के 8 पैर होते हैं, अगर कथन में लिखा है तो हमें मान लेना है कि होते हैं। अपना 1.5 दिमाग कहता हूं मैं इसको, कितना? 1.5, है ना, 1/2, ये नहीं लगाना है। ठीक है, मैं कह दूं कि तुम सभी मूर्ख हो, मान लेना कथन में लिखा होगा ऐसा कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति मनुष्य होते हैं। ठीक है, यही तो तर्क है, यही रीजनिंग है भाई, यही तो दिमाग लगाना है, वो यही चेक करना चाहता है। आर्गुमेंट का अर्थ होता है युक्ति, वह तर्क है जिसमें कथनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है भाई, कथनों के आधार पर निष्कर्ष। इसमें युक्ति हमेशा दो भाग होते हैं, एक होता है पूर्व कथन और एक होता है इसका कंक्लूजन, एक होता है निष्कर्ष। उदाहरण देख लो, उदाहरण जैसे सभी मनुष्य नश्वर है और राम मनुष्य है, तो राम भी नश्वर हुआ। अरे समझे बात? देखो भाई क्या कह रहा है ये, सभी मनुष्य ये कह रहा है कि सभी मनुष्य जो है वो क्या है? नश्वर है, नश्वर है। अब मान लो एक ये मैंने बनाया मनुष्य, और मैंने कहा भाई जो भी मनुष्य है ना वो सब नश्वर है, वो क्या है? सारे के सारे नश्वर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि राम भी मनुष्य है, तो राम भी इसमें आ जाएगा, है ना, राम भी इसमें आ जाएगा मनुष्य वाले भाग में, क्योंकि राम भी क्या है? मनुष्य है ना, मतलब राम भी जो होगा वो भी मनुष्य वाले कैटेगरी में आएगा, राम भी क्या है? मनुष्य है। तो अब देखो निष्कर्ष क्या है, पूर्व कथन क्या है, निष्कर्ष क्या है? सभी मनुष्य नश्वर हैं, यानी कि जितने भी मनुष्य हैं वो सारे के सारे नश्वर हैं। ठीक है, और उसी के अंदर राम भी है, तो राम भी क्या हुआ? नश्वर हुआ। ठीक है, तो एक बात आप मेरी समझे, इसे कहते हैं आर्गुमेंट। ऐसा कुछ भी लिखा हो तो वो युक्ति कहलाती है।
अब युक्ति वैध हो सकती है और युक्ति सत्य हो सकती है। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने कोई आर्गुमेंट लिखा, हो सकता है वो डेली यूज में गलत हो, ठीक है, डेली यूज में वो गलत हो, लेकिन कथन जो भी लिखा होगा उसे आपको सही मानना है, बस बात खत्म। मैं कह दूं कि भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी है, मान लो, अपना दिमाग मत लगाओ, कहें ऐसे कैसे हो सकता है सर, मोदी जी सेट फेल हो जाओगे ऐसे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो इस यूनिट को पढ़ते वक्त जो भी कथन लिखा है वो एक्यूरेसी के साथ आप मान लेना 100% सत्य है ना, ये नियम अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। कथन सही है, इसका निष्कर्ष निकालेंगे, और निष्कर्ष भी नीचे अगर आपको सही लग रहा है तो आप वो लिख दोगे, ठीक है, बात समझ गए मेरी। तो एक चीज होती है वैध, एक होती है सत्य, एक होती है आपकी पूरी तरह से सत्य यानी कि पूरी तरह से सही होगी। जैसे मैं कहूं कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं, सही है, मैं कहूं बिल्ली के 8 पैर होते हैं, सत्य नहीं है ना। लेकिन आर्गुमेंट करते वक्त ऐसा कोई लाइन आ जाए कि बिल्ली, हर बिल्ली के 8 पैर होते हैं, मेरे घर में भी एक बिल्ली है उसके भी 8 पैर हैं, तो इन चीजों को फिर सही मानना पड़ेगा हमें। तो वो कथन के अनुसार वेद हो सकती है, लेकिन वैसे तो सत्य नहीं है। तो डेली लाइफ में जो जो सत्य होती है उसी को हम सत्य कहते हैं, और वेद हम उसे कहते हैं जो हमारे इस कथन में दिख रही है, ठीक है। जैसे कि सभी मनुष्य नश्वर है, राम मनुष्य है तो राम भी नश्वर है, ये क्या हो गया, वेद है, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का प्रयास करो, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब ये जो पूरी संरचना है यानी कि जो पूरा सेंटेंस मैंने आपको जो समझाया, इसी को हम युक्ति कहते हैं मेरे भाई। तो युक्ति जो शब्द आपके सिलेबस में दिया है उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है इस सिलेबस का ये वाला भाग, ठीक है, जहां पर कोई क्वेश्चन लिखा हो। अब युक्ति कितने रूप में हो सकती है, फॉर्म्स ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो आर्गुमेंट मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निगमनात्मक युक्ति जो सबसे ज्यादा आपके पेपर में आती है, इसे डिडक्टिव आर्गुमेंट्स कहा जाता है, यूजीसी नेट हो, एमपी सेट हो, सब में सबसे ज्यादा पूछी जाती है निगमनात्मक युक्ति, जिसे डिडक्टिव आर्गुमेंट्स कहा जाता है। इसमें हम सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हैं और तर्क निष्कर्ष निश्चित होता है। इसमें जो तर्क होता है और जो निष्कर्ष होता है हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है, फिक्स है, अनुमान नहीं है, 100% सही होगा। अगर ए कोई कथन है, बी कोई कथन है और सी उसका कोई निष्कर्ष दे रखा है, तो जो सी निष्कर्ष है वो 100% सही है। ये क्या है, निगमनात्मक यानी कि डिडक्टिव आर्गुमेंट। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको, उदाहरण के लिए सभी विद्यार्थी क्या होते हैं, मेहनती होते हैं, ये किसका है भाई, ये निगमनात्मक जो आपका होता है जिसे आप डिडक्टिव आर्गुमेंट्स कहते हैं उसका उदाहरण है कि सभी विद्यार्थी मेहनती हैं और राम भी विद्यार्थी है, तो राम भी क्या हुआ, मेहनती हुआ। अरे मेरे भाई आसानी से समझो इसको, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सभी विद्यार्थी यानी कि मान लो कि जितने भी दुनिया में विद्यार्थी हैं सभी क्या है, सभी मेहनती है, कोई भी ऐसा नहीं है जो मेहनती नहीं है। आपको सही मानना है, मैं फिर कह रहा हूं अपना दिमाग मत लगाना कि सभी विद्यार्थी मेहनती। आपको सर मेरा दोस्त है वो भी मेरे साथ सेट की तैयारी कर रहा है, वो तो पढ़ता भी नहीं है सर, तो फिर वो मेहनती कैसे हुआ। अपना दिमाग नहीं लगाओ, यहां पढ़ो केवल सभी विद्यार्थी मेहनती है, मान लो सब मेहनती है, ठीक है। राम भी विद्यार्थी है तो राम भी क्या हुआ, मेहनती हुआ, तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, राम भी मेहनती हुआ। मतलब ये एकदम सही निकला कि नहीं निकला, बताओ। तो निष्कर्ष निश्चित होता है, फिक्स है भाई, निष्कर्ष हमेशा फिक्स होगा तर्क के साथ, ठीक है। तो ये है निगमनात्मक युक्ति, इसको आगे और अच्छे से मैं आपको बता दूंगा। एक होती है आगमनात्मक युक्ति, ये पेपर में इतनी नहीं आती है, पेपर में सबसे ज्यादा यही आती है, ये वाली, है ना, इसको आगे अपन अच्छे से पढ़ेंगे। एक है आगमनात्मक युक्ति, इसे कहते हैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आसान भाषा रखूं, क्योंकि इस यूनिट को इतना समय इसीलिए भी लगा क्योंकि मैं भी थोड़ा सा इसमें मेरे भी जो है चीजें इतनी क्लियर नहीं थी पहले, मैंने आज पढ़ा है इसको पूरे दिन, है ना, क्योंकि मैं इन चीजों को एक्सेप्ट करने में कोई वो नहीं करूंगा कि भाई मेरे को आता है या मैं बहुत वो हूं मेरे को सब आता है, ऐसा कुछ नहीं भाई, ठीक है। जो क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं सभी यूनिट्स करवाऊंगा, इसलिए कुछ चीजें अगर मुझे पढ़ना भी पड़ी तो मैंने पढ़ी है आज, ठीक है। और इसीलिए इसमें इस यूनिट को लाने में थोड़ा टाइम भी लगा क्योंकि समय रहता नहीं था, तो मैंने आज इसको देखा है पूरी तरह से, और मुझे जहां तक लगता है कि मैं जितना सरल कर पा रहा हूं आपके लिए उतना मैंने किया है, ठीक है सर। आगमनात्मक युक्ति क्या होती भाई, इसमें विशेष से सामान्य जाते हैं हम। इसमें कैसे जा रहे थे, इसमें कैसे जा रहे थे, सामान्य से विशेष, सामान्य सी बात थी उस सामान्य से बात से विशेष की ओर अपन बढ़ रहे थे, तो इसे हमने क्या करा, इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा निगमनात्मक। सीधा पेपर में आ सकता है, निगमनात्मक जो युक्ति होती है
वो आपकी किस ओर जाती है, तो आप कह सकते हो कि निगमनात्मक जो युक्ति होती है वो सामान्य से विशेष की ओर जाती है। ठीक है, ये सिलेबस में भी आ सकता है, पेपर में भी आ सकता है। और आगमनात्मक जो होती है ये विशेष से सामान्य जाती है, इसमें विशेष बात होगी और अर्थ उसका क्या निकलेगा, सामान्य। अभी देखो एग्जाम्पल, हर चीज का एग्जाम्पल दिया मैंने, विशेष से सामान्य, इसमें निष्कर्ष संभावित होता है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फिक्स था कि सभी विद्यार्थी मेहनती है तो राम भी विद्यार्थी, तो राम भी मेहनती हुआ, ये फिक्स हो गया ना। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा उसमें आपको ये पता चलेगा कि आगमनात्मक युक्ति जो होती है, आगमनात्मक युक्ति, या इसे मुझे इंग्लिश में थोड़ा सही लगता है पढ़ना, इंडक्टिव आर्गुमेंट जिसे कहते हैं। तो इंडक्टिव आर्गुमेंट जब आप कहते हो तो इसमें राम मेहनती है, श्याम मेहनती है। ये क्या कह रहा है, राम मेहनती है, श्याम भी मेहनती है। और जब दो लाइन लिखी तो हमने एक अनुमान लगा लिया कि सभी विद्यार्थी मेहनती है। ये अनुमान है, ये सही थोड़ी है भाई, ये सत्य हो सकता है क्या, हो सकता है एक का नाम विशाल हो जो मेहनती ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। आपका नाम हो कुछ और, रामू, आप भी मेहनती ना हो, किसी और का नाम हो संजू, वो भी मेहनती ना हो। लेकिन यहां दो लाइनों को पढ़ने के बाद हमने अनुमान क्या लगाया, सभी विद्यार्थी मेहनती है। तो ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं हो सकती, इसीलिए हमने इसको क्या कहा कि ये विशेष से सामान्य चर्चा की बात करता है। और इसे हमने क्या कर दिया कि भाई आपका ये विद्यार्थी मेहनती, सभी विद्यार्थी मेहनती, ये कौन सा तर्क हुआ, ये इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हुआ, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। पेपर में प्रश्न ऐसे आएगा, बड़ा सिंपल सा प्रश्न आएगा, और मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपको, तो आप उसकी चिंता न करें। अभी मैंने हरियाणा सेट वगैरह के पेपर करवाना शुरू किए, महाराष्ट्र सेट वगैरह के पेपर, बंगाल के सेट के पेपर। भाई बंगाली में आएंगे तो अपन हिंदी में कर देंगे उसको ट्रांसलेट, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। सबका सिलेबस सेम रहता है भाई, कोई ये कहना कि बंगाल के क्यों करे, तो मेरे भाई यूजीसी नेट जो सिलेबस देता है उसी के अनुसार सेट करवानी पड़ती है। भारत का कोई भी स्टेट हो, सबका सेट का सिलेबस सेम होता है यूजीसी नेट के जैसा। कोई राज्य अपने यहाँ का जीके नहीं पूछ सकता सेट में, अगर एमपी चाहता तो एमपी जीके पूछ लेता, नहीं पूछ रहा है, क्यों, क्योंकि जो यूजीसी है उसने गाइडलाइन जारी की है कि भाई आप सेट करवा सकते हो, आपको ये आजादी है, लेकिन आपको वही पाठ्यक्रम में करवाना पड़ेगा, उसी नियम से करवाना पड़ेगा, उसी नियमानुसार करवाना पड़ेगा जो यूजीसी नेट करवाता है। आप आपके अनुसार अगर नियम बना रहे हो तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो बंगाल वगैरह महाराष्ट्र वगैरह में भी सेट के पेपर होते हैं सेम यूजीसी के इसी सिलेबस के अनुसार, इसलिए मैं वो पेपर आपको करवा रहा हूँ, तो वो आपके लिए बड़े हेल्पफुल है। आप वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में जाके सब भर भर के हमने डाल रखा है। ठीक है, चलिए अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट अपना है इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको कहते हैं निगमनात्मक तर्क वाक्य ढांचा। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द डिडक्टिव आर्गुमेंट। डिडक्टिव आर्गुमेंट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। निगमनात्मक युक्ति का जो न्याय वाक्य होता है जिसे सिलोजिज्म कहा जाता है, वो आपका तीन पदों में होता है। पहला होता है प्रधान पद जिसे मेजर टर्म कहा जाता है, मेन वाक्य होता है मेजर पद, है ना, जैसे कि सभी मनुष्य नश्वर है, ये प्रधान पद है। ठीक है, ये मेन प्रधान पद है। फिर होता है गौण पद, माइनर टर्म, एक होता है माइनर पद। ठीक है, गौण यानी कि माइनर। ठीक है, गौण, नाम राम क्या है, नश्वर है, ये इसका निष्कर्ष है, गौण है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये गौण है भाई। मध्य पद मेन होता है कि राम जो है, राम मनुष्य है, तो ये एक मध्य पद है, ये क्या है, एक मध्य पद है। तो याद रखना कि जितना भी निगमनात्मक प्रश्न आपको पूछा जाएगा, निगमनात्मक, उसमें तीन चीजें होगी। पहली क्या होगी, एक होगा प्रधान पद, मुख्य पद, एक होगा गौण पद, एक होगा मध्य पद। ये चीजें अपने को याद रखना है, प्रधान, गौण और मध्य पद, प्रधान, गौण और मध्य पद। जैसे कि ये तीन लाइन दी थी, इस तीन लाइन में पहला है मनुष्य सभी नश्वर होते हैं, प्रधान पद है। राम मनुष्य है, मध्य पद है। गौण पद क्या है भाई, राम नश्वर है, ये गौण पद है। यह है निगमनात्मक तर्क वाक्य ढांचा। ढांचा पूछे ना, आपके सिलेबस में दिया है कि निगमनात्मक तर्क वाक्य ढांचे में कितने पद होते हैं, कह देना तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं ऐसा पूछ ले, तो प्रधान पद, मध्य पद, गौण पद पूछ ले, इनमें से कौन सा नहीं होता है तो भी अपन बता पाए। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, जरूर नहीं कि रीजनिंग का ही प्रश्न आएगा कि सभी कुत्ते बिल्ली है, बिल्ली चूहे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी आ सकता है कि बताइए निगमनात्मक तर्क वाक्य में कितने पद होते हैं, तो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए, युक्ति में दोष होते हैं, यानी कि जो आर्ग्यूमेंट्स है इसमें दोष होंगे, हो सकता है सही भी हो सकता है ये गलत भी हो, इसे कहते हैं युक्ति का दोष। जो लाइनें लिखी हैं ये, इसमें बदलाव संभव है, इसमें अलग अलग चीजें होती हैं और उसे हम युक्ति का दोष कहते हैं। तब युक्ति का दोष दो तरीके का हो सकता है, एक तो होता है औपचारिक दोष, युक्ति दोष कहलाता है। भाई ये जो आर्ग्यूमेंट है इसमें कोई दोष है तो हो सकता है वो औपचारिक हो, औपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक और कहीं पे पढ़ा आपने,
औपचारिक संचार पढ़ा होगा आपने, अनौपचारिक संचार पढ़ा था, अनौपचारिक याद है? औपचारिक अनौपचारिक क्या होता है? औपचारिक मतलब जो नियम से चले, औपचारिक शिक्षा पढ़ी थी आपने, अनौपचारिक शिक्षा भी पढ़ी थी याद है ना? तो देखो औपचारिक का मतलब क्या है? तर्क की संरचना में गलती है, उदाहरण गलत अवस्था गलत आकृति दे रखी है। अब तर्क जो कथन है वही गलत दे रखा है, वही औपचारिक रूप से सही नहीं है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि भाई जो निष्कर्ष होगा वो सही होगा? ठीक है, औपचारिक यानी कि जो कथन है उसी में त्रुटि है, तो वो आपका क्या हुआ? तर्क औपचारिक युक्ति दोष से भरा हुआ है। एक होता है अनौपचारिक युक्ति दोष। अनौपचारिक युक्ति दोष का मतलब होता है कि बात तो इसमें सही लिखी है लेकिन भाषा या अर्थ संदर्भ गलत दे रखा है, यह अनौपचारिक युक्ति दोष होता है। इसमें अस्पष्ट शब्द और भावनात्मक तर्क दिए होते हैं। अस्पष्ट या भावनात्मक यानी कि जब पूरा वाक्य ही गलत अवस्था में हो, गलत आकृति में दिया हो तो औपचारिक दोष कहलाएगा, और जब वाक्य वगैरह सारी बातें सही हो लेकिन कुछ शब्द या भावनात्मक तर्क दिए हो तो उसे हम कहेंगे अनौपचारिक युक्ति दोष। ठीक है, दोनों बातें समझे, अनौपचारिक युक्ति दोष और औपचारिक युक्ति दोष का मतलब यह है। आप इसको 2-3 बार देखिएगा, जिनको पहली बार में समझ में नहीं आई, क्योंकि पहली बार में मुझे खुद समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो मैंने खुद को इसको अच्छे से रीड किया, फिर मैंने इसके नोट्स बनाए, फिर मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो इस क्लास को बनाने में भी काफी मेहनत लगती है भाई। ठीक है, देखिए अब देखिए आगमनात्मक यानी कि इंडक्टिव और निगमनात्मक यानी कि डिडक्टिव तर्क क्या है। ठीक है, दोनों मैंने बता दिए। आगमनात्मक तर्क इंडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक तर्क विधि जो है, जब हम विशेष उदाहरण यानी कि स्पेसिफिक केसेस को देखकर सामान्य निष्कर्ष निकाल लेते हैं, जनरल कंक्लूजन निकालते हैं, तो उसे आगमनात्मक तर्क कहते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? कोई स्पेशल विशेष बात कर रहे हैं और विशेष बात को कोट करके हमने उसका निष्कर्ष क्या निकाल लिया? सामान्य निकाल लिया किसी बात का। एग्जाम्पल देखो, यह कोवा काला है, बहुत बड़ी बात है भाई, यह कोवा यानी कि जो कोवा सामने दिख रहा है ये काले कलर का है। फिर कहा कि वह कोवा भी काला है, यह कोवा भी काला है और वो एक और कोवा है वो भी काला है, और फिर हमने मान लिया कि सभी कोवे काले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? कुछ विशेष बातें कर रहे हैं और इन विशेष बातों का अर्थ क्या निकाल लिया हमने? इन विशेष बातों का अर्थ हमने एक सामान्य निकाल लिया कि सभी कोवे काले हैं। ठीक है, तो आगमनात्मक तर्क इस प्रकार से काम करता है। अब देखो निगमनात्मक तर्क डिडक्टिव रीजनिंग, जो वापस से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये बार बार पेपर में आपके सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से आते हैं, निगमनात्मक से ही आते हैं। यूजीसी नेट हो या एमपी सेट हो, सबसे ज्यादा प्रश्न आपको इसी से मिलेंगे। जब ये सामान्य नियम जनरल रूल को विशेष यानी कि स्पेसिफिक बना देते हैं, है ना? यहाँ पे देखो सामान्य रूल है, सभी मनुष्य नश्वर है भाई, सारे मनुष्य नश्वर है, सबको मिट्टी में मिल जाना एक दिन। ठीक है, और इसने कहा राम भी मनुष्य है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी कि राम एक व्यक्ति है वो भी मनुष्य है, और ऊपर की लाइन में लिखा है कि जो मनुष्य है वो नश्वर है, फिर नीचे क्या कि राम भी नश्वर है, ये स्पेसिफिक बात है। तो हम सिंपल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़े, यानी कि हमने क्या करा? सामान्य कथन को लेकर के उसका अर्थ एक विशेष अर्थ निकाला, और यही क्या कहलाता है? यही आपका डिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। ठीक है, डिडक्ट अभी कुछ और उदाहरण मैं आपको दूंगा तो आपको और समझ में आएगा। अब ये जो इंडक्टिव रीजनिंग है ना, इस इंडक्टिव रीजनिंग में 2 तरह की रीजनिंग होती है। इंडक्टिव रीजनिंग यानी कि जो निगमनात्मक तर्क है, इसमें 2 तरह के पार्ट होते हैं, और इन दोनों पार्ट से ही सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। भाई आगमनात्मक को भूल जाओ आप, अब याद रखो केवल निगमनात्मक को। इस निगमनात्मक यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर आपके 2 चीजें आती है। एक आता है इमीडिएट इन्फ्रेंस, जिसे तात्कालीन निष्कर्ष कहते हैं, और एक होता है मीडिएट इन्फ्रेंस, जिसे मध्यस्थ निष्कर्ष कहते हैं। इमीडिएट इन्फ्रेंस का मतलब होता है तात्कालिक निष्कर्ष, यानी कि उस समय का निष्कर्ष। ठीक है, जब केवल एक ही कथन से सीधे निष्कर्ष निकाला जाए तो उसे इमीडिएट इन्फ्रेंस कहते हैं। यानी कि निगमनात्मक में कोई बातें ऐसी भी होती हैं जो एक ही लाइन में पढ़ के आप उसका अर्थ निकाल दो। एक लाइन आपने पढ़ी और आपको मैंने उस लाइन से रिलेटेड कुछ पूछ लिया, अब मैंने ऊपर लिखा कि मेरा नाम विशाल है, ऊपर लिख दिया मेरा नाम विशाल पाटीदार है ना, ये लाइन है। मैंने नीचे पूछा बताओ मेरा सरनेम क्या है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर मैं लिख दूं के नीचे मेरा सरनेम पाटीदार है, तो सही हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब ऐसे ही मैं बना रहा हूं अपने मन से। ठीक है, आप इसको मतलब वो मत ले लो ऐसे कैसे हो गया सर, ऐसे होंगे बच्चे। यहाँ पे देखो सभी मनुष्य नश्वर है, अरे भाई सभी मनुष्य नश्वर है तो मैं भी नश्वर हूं, एक लाइन में खत्म बात। जब सभी मनुष्य नश्वर है, ये कथन है, तो कुछ नश्वर मनुष्य हो सकते हैं, सीधी सी बात है। भाई मैं मनुष्य हूं तो मैं भी नश्वर हुआ,
तो कहने की बात यह है कि जो इमीडिएट इन्फेरेंस होता है, तात्कालिक निष्कर्ष होता है, वो एक ही लाइन में निकल जाता है। जैसे कि यहां निकला कि एक कथन है कि सभी मनुष्य नश्वर है, ठीक है, सभी मनुष्य नश्वर है, मतलब कुछ नश्वर ऐसे हैं जो मनुष्य होंगे, डेफिनेटली बात है। तो केवल कथन एक होता है और निष्कर्ष इसका सीधे निकल रहा है। यहाँ पे कन्वर्सेशन और विवरण यानी कि ऑब्जर्वेशन तरीके का प्रयोग होता है, यानी कि एक ही लाइन में आप अपना अर्थ निकाल लेते हो, निष्कर्ष निकाल लेते हो। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे इमीडिएट निष्कर्ष कहा जाता है, तात्कालिक निष्कर्ष कहा जाता है। ठीक है सर। ऐसे ही मीडिएट इन्फ्रेंस होता है, मध्यस्थ निष्कर्ष होता है। यह निगमनात्मक के दो समझा रहा हूं मैं। यह निगमनात्मक का पहला पार्ट है। अगला पार्ट देखो, यह है मीडिएट इन्फ्रेंस, यानी कि यह मध्यस्थ निष्कर्ष होता है। इसमें दो कथन होंगे और दोनों को कथन को पढ़ने के बाद आप किसी हल पर पहुंचोगे, तब मीडिएट यानी कि मध्यस्थ निष्कर्ष होगा। दो या दो से अधिक कथन की सहायता से निष्कर्ष निकाला जाए तो उसे मीडिएट इन्फ्रेंस कहा जाता है। जैसे कि दो कथन दे दिए और फिर उसका आपको कोई अर्थ निकालना हो। आपको बेसिक रीजनिंग तो आती होगी, आपने पढ़ा भी होगा, इतने सारे पेपर यहाँ अगर एमए कर लिया है, सेट की तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग तो थोड़ी बहुत समझ आती होगी भाई। कथन एक की बात करें तो सभी मनुष्य नश्वर है। कथन दो, राम भी मनुष्य है। अब जब तक हम इन दोनों को नहीं पढ़ेंगे हम अर्थ नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि निष्कर्ष क्या लिखा है? राम नश्वर है। अगर मैं पहली लाइन ले लूं, चलो एग्जांपल दो, कथन एक, केवल एक ले लो कथन आप, कि सभी मनुष्य नश्वर है, सभी मनुष्य नश्वर है। ये मैंने एक लाइन ले ली। अब मैंने निष्कर्ष भी दे दिया, निष्कर्ष भी दे दिया कि राम नश्वर है, राम नश्वर है। बताओ, ठीक है। और एक बीच में ये कथन है आपका क्या? राम मनुष्य है। तो जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि राम मनुष्य है, तब तक हम पता कैसे करेंगे? मैं भले ही यहाँ पे लिख दूं राम नश्वर है, तो हो सकता है ना राम कोई और भी हो, ठीक है, तो नश्वर नहीं हो सकता। तो जब तक हमें तीनों कथन नहीं मिलेंगे, तब तक हम उसका सही निष्कर्ष, मतलब दो कथनों का सही निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। और ये क्या कहलाता है? ये मीडिएट इन्फ्रेंस कहलाता है, मध्यस्थ निष्कर्ष कहलाता है। ठीक है। इसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं, बीच में मध्य पद मिडिल टर्म होता है, और निगमनात्मक तर्क का प्रमुख रूप यही होता है। निगमनात्मक तर्क यानी कि निगमनात्मक तर्क से जितने भी प्रश्न आते हैं वो सर्वाधिक इसी से आपके आते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए न्याय संगत या वैलिड सिलोज्म के प्रकार। सबसे ज्यादा जो यूजीसी नेट सेट में पूछे जाते हैं सिलोज्म यानी कि न्याय वाक्य क्या होता है? जब दो पूर्व कथन से एक निष्कर्ष निकले तो उसे सिलोज्म कहा जाता है। जब दो कथन दे रखे हैं, पूर्व कथन, दो कथन है, एक कथन ये और एक कथन ये, है ना, और मैंने एक निष्कर्ष लिख दिया। मैंने वही एग्जांपल लिया कि भाई जो मेहनती होते हैं वो सेट निकाल लेते हैं, और आप भी एक मेहनती स्टूडेंट हो, और निष्कर्ष मैंने लिख दिया आप भी सेट निकाल सकते हो। मतलब बात सही है। यहाँ पे प्रधान कथन होगा, एक गौण कथन होगा और एक कंक्लूजन होगा, निष्कर्ष होगा। और इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा कि भाई आपने जो कथन, आपका जो निष्कर्ष था वो एकदम यहाँ पे एक्यूरेट सही बैठ रहा है। ठीक है। हो सकता है दो कथन ऊपर दिए हो और तीसरा कुछ और ही दे दिया, तो गलत ही हो जाएगा पूरी तरह से। जिसका मान लो दो कथन ऊपर दिए हो, ठीक है, कि मेहनती लोग जो है सेट पास कर लेंगे और जो मेहनत करेंगे वो डेफिनेटली सफलता प्राप्त करते हैं। और नीचे मैंने लिख दिया कि बिल्ली जो है वो खाना खाती है। अब बताओ इसका कोई लेना देना है ऊपर वाले दो से? ठीक है। तो ऐसे जो कथन होते हैं वो सीधे सीधे रोंग होते हैं। ठीक है। देखिए अब जो सलोज्म है यानी कि वाक्य का जो प्रकार है, वैलिड सलोज्म, न्याय संगत वाला जो सलोज्म होता है, ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है वर्गात्मक सलोज्म जो कैटेगरियल होता है, सबसे जरूरी होता है, पेपर में यही आता है। जैसे कि सभी, कोई नहीं या कुछ जैसे हो, है ना। उदाहरण के लिए सभी मनुष्य नश्वर हैं, ठीक है, राम भी मनुष्य है। अगर इसने कह दिया कि सभी सभी मनुष्य नश्वर है, भाई सभी मनुष्य आ गए, नश्वर है, और इसने फिर नीचे कह दिया राम भी मनुष्य है, तो राम भी नश्वर हुआ, राम भी नश्वर हुआ। मतलब ये पूरी तरह से सही है, वैलिड है। ये पूरी तरह से क्या है? वैलिड है। ठीक है। अब ये पूरी तरह से क्या हो गया भाई? वैलिड हो गया। इसे क्या कह रहे हैं हम? वैलिडिटी ऑफ आपकी युक्ति, यानी कि आर्ग्यूमेंट की आपकी ये सत्यता है, वैलिडिटी है, वैलिड है ये। ठीक है। क्यों वैलिड है? क्योंकि पहली लाइन में इसने कहा कि सभी मनुष्य नश्वर हैं और राम भी मनुष्य है, राम भी मनुष्य है, तो राम भी नश्वर हुआ। ठीक है। तो सलोज्म का कैटेगरियल सबसे जरूरी होता है, सेट में ये भी पूछा जाता है, तो ये वैलिड है।
अब अगला देखो, यदि तो या वाला है ना, यदि तो भाई कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दे दी और कहा कि अगर बारिश होगी तो सड़क गीली होगी, बारिश हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, सड़क गीली निकलेगी, है ना। आपके पापा को गुस्सा आता है तब आपको लात पड़ती है, आज आपके पापा को गुस्सा आया, आपको लात पड़ गई, बताओ मुझे, सही है कि नहीं, या तो यदि तो, ठीक है, हाइपोथेटिकल सलोज्मा है ये। इसमें अगर आप देखोगे कि जिसमें अगर तो लिखा है, अगर तो वहां पे कोई ना कोई कारण पहली वाली लाइन से निकल रहा है, यानी कि यहां पे लिखा देखो, अगर बारिश होगी, अगर बारिश होगी, मैं ले लेता हूं, अगर बारिश होगी तो सड़क गीली होगी, ठीक है, चांटा पड़ेगा अगर पापा को गुस्सा आएगा, आज पापा को गुस्सा आया है, चांटा आज पड़ने वाला है, ठीक है। तो हर चीज के पीछे कोई कारण मैं अगर यहाँ पे बता रहा हूं तो इसे हम कहते हैं हाइपोथेटिकल सलोज्मा। यहाँ पे कोई क्या दे रखा है, तर्क दे रखा है और नीचे उसका निष्कर्ष दे रखा है, यहाँ पे वर्ग दे रखा है, कोई कोई लाइन दे रखी है, आर्गुमेंट दे रखा है, ये कैटेगरियल है, इसमें कैटेगरी बना के दिया है, तो ये पहला प्रकार, ये दूसरा। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है रीजनिंग में, यदि तो या वाला। अगली देखो, या वाला, या एक तो यदि तो और एक या तो, ठीक है। इसमें देखो या पे या लगा होगा या फिर या वह लगा होगा। राम तो शिक्षक है, देखो ये देखो, राम या तो शिक्षक है या वकील है, पहली लाइन पढ़ो केवल, दोनों को मत देखो इनको, पहली पढ़ो, राम या तो शिक्षक है या वकील है। अब नीचे लिखा राम शिक्षक नहीं है, तो वो क्या हुआ फिर, वकील हुआ। अरे भाई इसने कहा राम या तो शिक्षक है या वकील है, ये कथन है, और दूसरा कथन इसने क्या दे दिया, दूसरा कथन इसने दे दिया कि राम शिक्षक तो नहीं है, तो बचा क्या था, वकील, तो राम वकील है, एकदम सही है, ठीक है। यह यदि तो या वाला, इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं या वाला, ठीक है। इसे डिसजुक्टिव सोलज्म कहा जाता है, डिसजुक्टिव सोलज्म, ठीक है। मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, यदि तो या और एक वर्गात्मक। कैटेगरियल में ऐसा प्रश्न आएगा, आपको मिलेगा, और इसमें ऐसा प्रश्न मिलेगा, ठीक है, कि अगर बारिश हो रही तो सड़क गीली होगी, सड़क गीली होगी, ठीक है। एक ये देख लो, राम तो शिक्षक है या वकील है, तो इसने लिखा राम शिक्षक नहीं है, तो बचा हुआ क्या है, वकील है, तो राम वकील है। आगे देखो, अब जो निगमनात्मक अनुमान होता है उसको और डिटेल में पढ़ते हैं। जब हम सामान्य कथनों को जनरल, ये बार बार क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, ये अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है, थोड़ा सा आसान में इसको कर रहा हूं ताकि आपको बार बार इस क्लास में इसको बताऊं मैं, ताकि आप अलग अलग एग्जाम्पल से इसको मान लो। जब सामान्य कथनों को जनरल स्टेटमेंट के विषय में निकाला जाता है तो ये स्पेसिफिक से कंक्लूजन की तरफ निकलता है, यानी कि निगमनात्मक में हमेशा क्या होगा, कोई स्पेशल लाइन दी हुई होगी और उस स्पेशल लाइन का मीनिंग क्या होगा, नॉर्मल होगा, उससे रिजल्ट जो निकलेगा वो नॉर्मल निकलेगा, ठीक है। तो निश्चित इसमें निष्कर्ष निश्चित जरूरी होता है, बस शर्त क्या है, तर्क वेद होना चाहिए, जो नहीं कि जो कथन दिए हैं ऊपर वो एकदम सही होना चाहिए, तो निष्कर्ष भी सही ही निकलेगा। कथन सही तो निष्कर्ष सही, कथन गलत तो निष्कर्ष भी गलत, ठीक है। जैसे कि वैलिडिटी, वैधता का अर्थ क्या होता है, सभी पूर्व कथन सत्य होते हैं, यानी कि जो पहले से बातें लिखी हैं, कोई भी कथन मैं आपसे कह दूं तो वो आपको सही मानना है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मैं कह दूं कि सभी कुर्सी मेज है, सभी कुर्सी टेबल है, मैं ऐसा कह दूं तो आप मान लो कि सभी कुर्सी टेबल है, बात खत्म, ठीक है ना। फिर कुछ भी हो सकता है, मैं कह दूं कि गाय के 8 पैर होते हैं, गाय के 8 पैर होते हैं, 8 पैर होते हैं, तो आप मान लो, ठीक है। और फिर निष्कर्ष यहां लिख दिया मैंने कि मेरे यहां भी एक गाय है जिसके 8 पैर है, मेरे यहां भी एक गाय है जिसके 8 पैर है, तो एकदम सही है ये। मैं मन से बना रहा हूं लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि क्योंकि मेरे साथ भी पहले यही होता था कि मुझे लिखा हुआ मिलता था कि कुछ कुत्ते बिल्ली, मैं सोचता था यार कुत्ते बिल्ली कैसे हो सकते हैं, मैं आधा तो इतना दिमाग खराब हो जाता था, मैं कुत्ते बिल्ली कैसे हो सकते हैं भाई, है ना, ये सोच रहे होंगे कुछ बच्चे। तो रीजनिंग का खेल है भाई, अपने को मान लेना है, जो लिखा है वो सही है, बस निष्कर्ष देखना वो गलत तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो ऊपर लिखा है उसी से निष्कर्ष निकालना है, उसमें अपना दिमाग मत लगा लेना। यदि पूर्व कथन दे रखे हैं, पहले से कोई कथन दो दे रखे, एक या दो, तो वो हमेशा सही होंगे, ये अपने को मान के चलना है, तो निष्कर्ष असत्य होना असंभव हो जाएगा, ठीक है। वैधता संरचना फॉर्म पर निर्भर करती है, न कि केवल कथनों की सच्चाई पर। यह कह रहा है कि जो भी कथन होंगे ना वो आपके क्या हो सकते हैं, वैध हो सकते हैं, और उनकी वैधता किस बात पर निर्भर करती है, उनकी सच्चाई पर निर्भर नहीं करती है, ये निर्भर करती है उनकी संरचना पर कि वो लिखी कैसे गई है, ठीक है। हो सकता है कोई बात बहुत गलत हो,
जो यहाँ पे लिखी हो तो आपको सही मानना है। अब ये कह रहा है कि निगमनात्मक तर्क में यदि पूर्व कथन सत्य होता है, यानी कि दो जो कथन दे रखे वो सत्य है, तो संरचना जो है वो भी पूरी तरह से सही होगी। दो कथन सही दे रखे हैं तो संरचना भी पूरी तरह से सत्य होगी, और निष्कर्ष जो निकलेगा वो अवश्य ही सत्य निकलेगा। ठीक है, इसको याद रखना। देखिए, निगमनात्मक वैधता की जांचने के लिए अपने पास दो तीन अलग अलग ऑप्शन से अलग अलग उदाहरण है, आसानी से समझो। देखो, एक होता है रूप, सही होना चाहिए। रूप क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। तर्क का ढांचा अगर सही है, गलत ढांचे से निकला निष्कर्ष अवैध होता है, वैलिड नहीं होता है। मैं पहले वैध बताता हूं, वैलिड क्या होता है। सभी मनुष्य नश्वर है, बार बार हम वही एग्जांपल ले रहे हैं। राम मनुष्य है, भाई दो लाइन है मेरे पास केवल कि सभी मनुष्य नश्वर है, बात खत्म। अब इसने गया राम भी मनुष्य है, तो राम भी क्या हो गया? नश्वर हो गया। सही है, तो ये वैलिड तर्क हो गया कि भाई वैलिड है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसको गलत नहीं कह सकता। अरे भाई, आपने दो लाइन उसको बोल दी कि सभी मनुष्य नश्वर होते हैं, मैं भी एक मनुष्य हूं, तो मैं भी नश्वर हुआ। ठीक है, अगला देखो, निष्कर्ष में नया तथ्य नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष वही बताए जो पहले से पूर्व कथनों में निहित हो। ठीक है, आप कुछ तीसरी बात कह दोगे तो फिर गलत हो जाएगा मामला। अगले एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे अवैध हो गया, तर्क गलत है। क्यों गलत है? कि सभी शिक्षक पढ़ाते हैं, ये बात तो ठीक है भाई, सारे शिक्षक का काम क्या है? पढ़ाना। सारे शिक्षक का काम क्या है? पढ़ाना है। मोहन भी पढ़ाता है। अब ये गलत है मामला। क्यों गलत है? क्योंकि मोहन शिक्षक है, इसका कोई लेना देना है नहीं भाई ऊपर वाले से। सभी शिक्षक पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, सभी शिक्षक जो है वो पढ़ाते हैं। मोहन पढ़ाता है, मोहन भी शिक्षक है? नहीं। ठीक है, तो ये निष्कर्ष में यहाँ नया तथ्य नहीं होना चाहिए। नया तथ्य आपको मिल रहा है, ठीक है, कि मोहन भी एक शिक्षक है। यहाँ पे देखो, सभी मनुष्य नश्वर है, राम मनुष्य है, राम नश्वर है। शब्द देखो, यहाँ नश्वर आ गया, यहाँ पर भी नश्वर आ गया। ये मनुष्य और मनुष्य मतलब तीनों लिंक है एक दूसरे से। यहाँ पर आप देखो, शिक्षक पढ़ाता है, मोहन पढ़ाता है। अब मोहन तो आपका जो है वो शिक्षक है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो इस आर्गुमेंट को हम क्या कहेंगे? गलत आर्गुमेंट कहेंगे। और इसमें वैध होता है ना, इसे हम क्या कह सकते हैं? इनवैलिड, है ना। जो अवैध है उसे इनवैलिड, और जो वैध है, जो सही निकलेगा, उसे वैलिड कहेंगे। क्योंकि प्रश्न पूछेगा कि बताइए कथन सही है, कारण सही है, निष्कर्ष सही है, कथन कारण तीनों सही है, तर्क सही है ना, कथन गलत है, ऐसा भी आपसे पूछा जाएगा। अब मैं और एग्जाम्पल आपको दे दूं, उदाहरण के लिए गणितीय उदाहरण ले लेते हैं। सभी सम संख्या 2 से विभाज्य। ये कह रहा है कि जितनी भी सम संख्या होती है, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 6 हो, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 12 हो, 14 हो, जो भी हो, वो सब 2 से विभाज्य होती है। 2 से विभाज्य कर लो, सारी कट जाएगी। कटेगी कि नहीं कटेगी? अलग अलग टाइप से कटेगी। और ये कह रहा 8 भी एक सम संख्या है। ये दो लाइन हमको पता है, पहली और दूसरी, कि 2 एक विभाज्य संख्या है और 8 भी एक 2 से विभाजित संख्या है। तो 8 2 से विभाज्य है क्या? बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, सभी सम संख्या जब 2 से विभाज्य होती है, जिनमें 2 का भाग चला जाता है, तो 8 भी एक सम संख्या है, तो 8 में भी 2 का भाग जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह सही कथन दे रखा है। अब विज्ञान के आधार पर समझो, सभी धातुएं गर्म करने पर फैलती है। क्या कह रहा है? कि जो भी धातु होगी, जैसे तांबा हुआ, लोहा हुआ, सब धातु गर्म करने पर फैल जाती है। ये अपने को दिमाग लगाना है, ठीक है, इस बात को सही मानना है। ये कहना कि धातु नहीं फैलती तो भी मान लेना कि नहीं फैलती, इस लाइन के बाहर दिमाग मत लगाना। इसके बाहर दिमाग लगाया, प्रश्न गलत है ना। अपने को यही सोचना है, सभी धातुएं गर्म करने पर फैलती है, ठीक है। इसने कहा लोहा भी एक धातु है, ठीक है, तो लोहा भी फैलेगा। अंदर से ही निकल के आ जाएगा उत्तर, लोहा भी गर्म करने पर फैलेगा। भाई तुमने क्या कहा? कि सभी मेरे दोस्त मूर्ख हैं। सभी मेरे दोस्त सभी मेरे दोस्त मूर्ख हैं, ठीक है, और मैं भी उनके ही जैसा हूं क्योंकि उनके साथ रहता हूं। तो तीसरी लाइन में लिखी मैं भी मूर्ख हूं। बताओ सही है कि नहीं? सही है। चौथा देखो, नकारात्मक निष्कर्ष वाला निगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक में सबसे ज्यादा आते हैं सारे निगमनात्मक, यानी कि डिडक्टिव के ही बता रहा हूं। कोई भी पक्षी स्तनपायी नहीं है, कोई भी पक्षी, अब यहां पर देखो बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कोई भी पक्षी स्तनपायी नहीं है, ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा पक्षी नहीं है जो स्तनपायी नहीं है। कोई भी पक्षी स्तनपायी नहीं है, यानी कि सारे स्तनपायी नहीं है। अब ये ओरिजिनल में तो बात गलत दे रखी है ना, पर हमको सही मानना है। एक्चुअल में ऐसा संभव है? असंभव है, क्योंकि कुछ पक्षी ऐसे होंगे जो स्तनपायी होंगे, लेकिन लाइन तो ये कह रही कि कोई भी पक्षी स्तनपायी नहीं है। हम मान लेते हैं कि कोई भी नहीं है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि व्हेल स्तनपायी है। अब ये क्या कह रहा है कि व्हेल क्या है? व्हेल क्या है? स्तनपायी है। अब जब इसने पहली लाइन में कह दिया कि पक्षी जो है वो स्तनपायी नहीं होते हैं, पहली लाइन में क्या कहा कि पक्षी
मैं फिर कह रहा हूं अपना दिमाग मत लगाना, जो यहाँ लिखा है वही लगाना केवल। आप ये सोचोगे सर हमने तो एक पक्षी का नाम सुना जो स्तनपाई होता है, तो ये लाइन तो गलत है। ऐसा नहीं करना है अपने को मान लेना है कि ये सही है, ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर प्रधानमंत्री बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कोई भी पक्षी स्तनपाई नहीं है, ठीक है भाई। तो व्हेल स्तनपाई है, तो ये व्हेल स्तनपाई है, तो ये पक्षी नहीं है फिर, है ना भाई। पहली लाइन गलत हो गई फिर यहाँ पे, तो व्हेल पक्षी नहीं है फिर। आगे बात समझ में। जब ऊपर वाली लाइन से दोनों लाइन को मिला दो, तीसरा कोई निष्कर्ष निकालो, तो वो निकल जाता है, ठीक है। मैं कह दूं कि कोई भी पक्षी स्तनपाई नहीं है, मतलब जितने भी दुनिया में पक्षी हैं वो स्तनपाई नहीं होते, अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाते, ये मैंने बोल दिया। फिर मैंने कहा कि व्हेल मछली जो होती है वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो स्तनपाई होती है। इसका मतलब व्हेल पक्षी नहीं है, ठीक है। हाँ, इस बात को ध्यान रखना। चलिए, ये तो बात हो गई निगमनात्मक तर्क की। बिल्कुल आसान से प्रश्न आएंगे, चिंता मत करो, लोड मत लो, बिल्कुल शांत दिमाग रखो। आपने इतना तो पढ़ लिया है कि आप 35 प्लस करोगे, ठीक है। बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ठीक है। अगर ये समझ नहीं भी आ रहा 2 बार देखना। वैसे मैं इतना आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको आ जाएगा समझ में। फिर भी नहीं आए तो 2 बार देख लेना, ठीक है। चलिए और अगर समझ में आ जाए पहली बार में तो नीचे कमेंट जरूर डाल देना और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो यार, ठीक है। आगमनात्मक तर्क क्या होता है भाई, है ना। आपने देखते देखते पूरा पेड कोर्स कंप्लीट कर दिया, लोग पैसे लेते हैं इसके लिए, ठीक है। हाँ, मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा था तो मैंने कोर्स खरीदा था एक टीचर का 2500 रुपए में पहले पेपर के लिए, क्योंकि मुझे ये नहीं आता था, सच बता रहा हूँ, ठीक है। आगमनात्मक तर्क क्या होता है भाई, जब हम विशेष उदाहरण या स्पेसिफिक केस को देखकर सामान्य निष्कर्ष या जनरल कंक्लूजन निकालते हैं, मैं समझा चुका हूं आपको, उसे आगमनात्मक तर्क कहते हैं। इसमें दिशा जो होती है विशेष से सामान्य की तरफ हम जाते हैं, जबकि उसमें क्या कर रहे थे हम, सामान्य से विशेष जा रहे थे। ये आगमनात्मक है, ये आपके सिलेबस में दे रखा है। आगमनात्मक तर्क का उदाहरण देखिए, यह कोवा काला है, यह कोवा काला है, यह कोवा काला है, वह कोवा काला है, सभी कोवे काले हैं, ठीक है, वह भी कोवा काला है। मतलब 3 लाइन इसने दे दी। प्राकृतिक उदाहरण देखिए, यह कोवा काला है, वह कोवा काला है और वह भी कोवा काला है। मतलब यहां कह दिया कि सभी कोवे काले हैं क्या, बिल्कुल सही बात है। अब निष्कर्ष संभावित है, निश्चित नहीं है, संभावित है भाई। हमने 3 कोवे देखे तो तीनों हमको काले दिखे, तो हमने अनुमान लगा लिया कि तीनों ही काले हैं, मतलब सारे ही कोवे काले होते हैं। ये एक्चुअल में तो बात सही भी है कि कोवे काले ही होते हैं, लेकिन इस लाइन का अर्थ ये निकल रहा है कि हमने इन तीनों को पढ़ने के बाद ये अनुमान लगाया, तो ये संभावित है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ठीक है भाई। एक लाइन में लिखा है यह कोवा काला है, मतलब आपको एक कोवा दिखा और वो काले रंग का दिखा, ठीक है। फिर आपने एक और कोवा देखा कि देखो देखो एक और कोवा है, वो भी काला है, यहां तक बात भी अच्छी थी। फिर आपने कहा देखो एक और कोवा है वह भी काला है। अब आपने कहा भाई छोड़ो बाकी नहीं देखना, सब कोवे ही काले होते हैं। तो ये बात हो गई कि संभावित है, निश्चित नहीं है, ठीक है। ऐसा प्रश्न जब आएगा तो आप वैसे तो प्रश्न ही आएगा, आपको सही गलत चुनना होगा, इतना नहीं पूछेगा कि आगमनात्मक है क्या निगमनात्मक है क्या है, मैं आपको बस समझा रहा हूं, ठीक है। उदाहरण और देख लो सेकंड, दैनिक जीवन में मैं जिन 10 छात्रों को पढ़ाया सभी पास हो गए, ठीक है। मैंने इतने सेट के स्टूडेंट को पढ़ाया, सभी पास हो गए, अपन ने ऐसा कहा, तो मेरी पढ़ाई से सभी छात्र पास हो जाते हैं, ऐसा है क्या, पूर्ण निश्चित नहीं है, ठीक है। ये पूरी तरह से निश्चित नहीं है। तो नीचे ऑप्शंस होंगे, इससे प्रश्न कैसे आएंगे मैं प्रैक्टिस में आपको बता दूंगा, ठीक है। ये हो गया भैया आपका आगमनात्मक, निगमनात्मक और युक्ति तर्क क्या होता है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक नियम, ये न्याय शास्त्र का नियम है, ये फिक्स चलता है, सेम टू सेम यहाँ पे जो लिखिए वही बातें सिर्फ होती है। आप 4 अंक याद रखो, 4, एक कैपिटल ए याद रखो, एक ई याद रखो, एक आई याद रखो और एक ओ याद रखो। ए, ई, आई और ओ ये फिक्स है, ये कभी नहीं बदलेंगे। ए का मतलब क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, ये याद कर लो, पेपर में इससे प्रश्न आएगा। बस ये टेबल ऐसा मानो कि टेबल कोई ऐसा सिलेबस है जहां से प्रश्न आपके पेपर में आने वाला है, इसको रट लो आप, इसमें जो अर्थ में बता रहा हूं उसको रट लो, पेपर में आपको सीधा हूबहू ऐसा कैसा पूछेगा। इसके प्रैक्टिस भी मैं आपको भी बता देता हूं कैसे प्रश्न आएंगे। देखो ए, ई, आई, ओ इनका मतलब होता है, ये कह रहा है कि जहां भी ए लिखा होगा उसका मतलब होगा यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यानी कि सभी हैं, सभी हैं, सभी, हर, प्रत्येक, यानी कि जहां पर भी लिखा है कि सभी सेब मीठे होते हैं, सभी सेब क्या होते हैं, सभी मतलब सभी, सभी केले जो होते हैं वो मीठे होते हैं, ऐसा मैंने लिख दिया,
तो ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, तो इसका अर्थ होगा ए। जहां भी लिखा हो शब्द सभी, हर, प्रत्येक, ऐसे शब्दों का जहां प्रयोग होता है वहां ए का प्रयोग होगा साहब, है ना। मतलब ऐसा मत करना है कि कोई ऐसी चीज है जो हर जगह अलग होगी। ए ई आई ओ ये न्याय शास्त्र का नियम है, इसको आप रट लेना, है ना। तो ए का मतलब हमेशा क्या होगा, जहां पर सभी होंगे, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। तो ए का मीनिंग होता है अटल सत्य, हमेशा सब सही है, ठीक है। तो सभी सेब मीठे होते हैं, जाम फल सभी गोल होते हैं, ठीक है, ऐसा। यूनिवर्सल नेगेटिव, जो नेगेटिव प्रयोग होगा, जहां पे नेगेटिव आएगा, नकारात्मक आएगा, वहां लिखा होगा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी एप्पल मीठा नहीं है। तो जहां लिखा हो कोई नहीं, एक भी नहीं, एक भी एप्पल मीठा नहीं है, यानी कि यहां पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसका मतलब है ई। क्या है, उसको हमेशा ई से डिनोट करेंगे हम। जहां पर भी नेगेटिव लिखा है उसका सीधा मतलब होगा ई, ठीक है। और जहां पर भी लिखा है सभी हैं उसका मतलब होगा ए। ये टेबल है, इसको याद कर लेना, है ना। याद करने में बड़ी आसानी आपको हो जाएगी, तो आप क्वेश्चन सही से कर लोगे। अभी मैं एग्जांपल भी आपको बताऊंगा कि कैसा सेट ने पूछा है पिछली बार। एक होता है पर्टिकुलर अफर्मेटिव, कुछ है और कुछ नहीं भी, कुछ और कई शब्द का प्रयोग होता है। कुछ एप्पल मीठे हैं, कुछ संतरे काले हैं, ऐसा सुना है ना आपने प्रश्न। तो कुछ और कई शब्द का प्रयोग किया जाता है, उस जगह पर आई कैपिटल का प्रयोग किया जाता है, आई का प्रयोग किया जाएगा। जहां कुछ है और कुछ नहीं भी, यानी कि आधे ना कह रहा है और आधे के लिए हाँ कह रहा है, तो वहां पे किसका प्रयोग होगा भाई, आई का प्रयोग होगा। पर्टिकुलरली अफर्मेटिव, कुछ है कुछ नहीं भी। ओ शब्द का प्रयोग कहां होता है, ओ शब्द का प्रयोग होता है कुछ और नहीं भी, यानी कि कुछ है और बाकी नहीं है, कुछ है और बाकी नहीं है। यहां पर कुछ प्लस नहीं प्रयोग होगा, वहां पर ओ का प्रयोग होगा। नहीं आया समझ, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और समझो। मैं ये कह रहा हूं कि ए ई आई ओ एक नियम है, ए ई आई ओ ये रीजनिंग का एक नियम है, और ये शब्द आपको याद रखना है। ये शब्द कब काम आएंगे, ये शब्द तब काम आएंगे जब आपको कोई कहे कि यार सारे एप्पल जो होते हैं वो मीठे होते हैं, तो आप कह देना इसको हमने ए दे दिया, सारे मीठे हैं मतलब ए। फिर किसी ने कहा कि एक भी एप्पल मीठा नहीं है, आप कह देना ये क्या हो गया भाई, ई हो गया। फिर कोई कहे कि कुछ एप्पल मीठे हैं, उसने पीछे नहीं लिखा कि बाकी नहीं है कि है क्या, इसने लिखा कुछ मीठे हैं, कुछ का मुझे नहीं पता, कुछ जो है वो मीठे हैं, बाकी का इसने, जैसे मान लो इसने लिखा पहली लाइन में कि सभी एप्पल मीठे हैं, सभी ए डबल पी एप्पल मीठे हैं, सभी एप्पल मीठे हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हमारे टेबल के अनुसार ए। फिर मैंने दूसरी लाइन लिखी कि कोई भी एप्पल मीठा नहीं है, कोई भी एप्पल, एप्पल मीठा, मीठा नहीं है, ठीक है। या सभी एप्पल मीठे नहीं, मतलब कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है, ऐसा शब्द ले लिया मैंने, तो मैं उस पर ई लिख दूंगा। अब तीसरी लाइन में देखो क्या लिखा है, तीसरी लाइन देखो, कुछ है, इसने लिखा कुछ एप्पल मीठे हैं, कुछ एप्पल, कुछ एप्पल मीठे हैं। अब मैंने आगे नहीं लिखा कुछ भी, बस इतना ही लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि कुछ एप्पल मीठे हैं कुछ नहीं है, ऐसा नहीं लिखा मैंने। मैंने लिखा कुछ एप्पल मीठे हैं बस, सभी नहीं है, कुछ ही है। तो फिर मैं यहां शब्द का क्या प्रयोग करूंगा, आई का। किसका प्रयोग करूंगा, आई का, क्योंकि कुछ है। अब चौथा देखो, चौथा बड़ा इंटरेस्टिंग है। चौथा क्या है, ओ है। ये कब प्रयोग होता है भाई, तीन तो आ गए आपके तर्क, एक में सभी को ले लो, एक में नेगेटिव को ले लो, और एक में कुछ को ले लो। अब बच क्या गया, बच गया ओ। इसमें यह कह रहा है कि कुछ एप्पल, कुछ एप्पल मीठे हैं और कुछ नहीं है, यहां लाइन आगे बढ़ जाएगी ये। तो प्रयोग किसका करना है, ओ का। आ गई बात समझ में। ये टेबल है, इसी के आधार पर प्रश्न बनते। देखो, ऑल बॉयज आर ऑनेस्ट, सभी बच्चे ईमानदार हैं, सभी लड़के ईमानदार हैं, मतलब किसका प्रयोग करेंगे टेबल के अनुसार, देखो ए का। सभी, हर, प्रत्येक जैसे शब्द का प्रयोग होगा तो ए। नो बॉयज इज ऑनेस्ट, ये कह रहा है कि कोई भी लड़का ईमानदार नहीं है, मतलब ई। भाई कोई भी लड़का, नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव का सीधा संबंध ई से है, नेगेटिव मतलब ई, ई, ठीक है। ए, ए मतलब पॉजिटिव, है ना, ए मतलब पॉजिटिव, सभी लड़के। यहाँ पे जब पॉजिटिव की बात होगी तो ए प्लस ग्रेड याद रख लो अपने तो, ठीक है। सम बॉयज आर ऑनेस्ट, ये कह रहा है कुछ बच्चे ईमानदार हैं। इसने बाकी के बारे में नहीं कहा, इसने कहा कि कुछ ईमानदार है, बाकी मुझे नहीं पता कि वो ईमानदार हैं, कि वो गधे हैं, कि वो मूर्ख हैं, कि वो बहुत बड़े वाले हैं।
कुछ नहीं कहा, इसने बस इतना कहा कि सम बॉयज आर ऑनेस्ट, यानी कि कुछ लड़के ईमानदार है, आई। ठीक है, फिर इसने कहा सम बॉयज आर नॉट ऑनेस्ट। क्या कहा कि सम बॉयज आर नॉट ऑनेस्ट, कुछ लड़के ईमानदार नहीं है। ओ का प्रयोग किया इसने, ओ का। क्या कहा, कुछ शब्द आ गया ना, तो कुछ शब्दों के लिए इसके किसका प्रयोग करा, ओ का। सम बॉयज आर नॉट, आप वापस से जाओ टेबल में, कुछ नहीं है ना, तो सम यानी कि कुछ, सम का प्रयोग हो रहा है इंग्लिश में, अगर आप देखोगे तो सम बॉयज यानी कि कुछ, सम बॉयज यानी कि कुछ, है ना, तो कुछ कुछ का प्रयोग हुआ है। आल बॉयज, अब आल शब्द आ गया, सभी का आ गया शब्द, और जो सभी शब्द आएगा तो वापस से क्या करोगे, ठीक है। सभी मतलब कुछ लड़के ईमानदार नहीं है, कुछ लड़के ईमानदार नहीं मतलब कुछ लड़के हैं। आल बॉयज आर नॉट ऑनेस्ट। अब एक ट्रिक याद रखना आप, कि जहां पर भी ऑल लिखा होगा प्लस नोट लिखा होगा तो वहां पर ओ होगा हमेशा, ई मत लगाना। ठीक है, आल प्लस नोट, देखो आल बॉयज प्लस नोट भी लिखा है तो हमने ओ का प्रयोग किया। हम चाहते तो ई भी कर सकते थे क्योंकि इसमें नेगेटिव आ रहा है, हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा रूल ये कहता है कि आल बॉयज आर नॉट ऑनेस्ट, ये तो ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, सम बॉयज आर नॉट ऑनेस्ट, कुछ लड़के ईमानदार नहीं है, ओ। ये एक पूरा का पूरा टेबल है, इस टेबल के आधार पर क्वेश्चन आएंगे पेपर में। कैसा प्रश्न आएगा अभी मैं आपको ये बताता हूं, ये 2024 सेट का पेपर का प्रश्न है। कब का है ये, 2024 का। इसमें प्रश्न कैसे आते हैं, इसमें प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि कुछ यूनानी लोग हैं, या ऐसा एक प्रश्न आया था शायद 2000 उसमें 22 में। ये 24 का प्रश्न है, 24 का प्रश्न अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको ऐसा ये AIO वाला दिखेगा, ये मीटर। ये देखो, निम्नलिखित में से एक वेन आरेख किसने दिया था, इसने कहा था 3 डब्बे बना रखे हैं, आपको बताना है किसका किससे संबंध है। अब ना तो कुछ उसमें दिया था, पढ़ने को कुछ नहीं, या केवल फोटो देख के बताना था। पी है ये गोला, एक गोला एस है, एक गोला एम है। यहाँ पे कुछ कलर कर दिया इसने, तो कह दिया भाई ये शेडो है, कुछ भरा हुआ इसके अंदर है। और यहाँ पे क्रॉस लगा दिया इसने, और क्रॉस का मीनिंग क्या निकल रहा है यहाँ पे, ये क्रॉस जो आपको बीच में दिख रहा है ये वाला क्रॉस, ये गलती से नहीं छपा है, छापा है इन्होंने। तो PMS 3 सर्कल है, और एम जो सर्कल है वो भरा हुआ है आधे किसी बॉक्स में, पी में भी ये आधा भरा हुआ है, लेकिन ये कह रहा है कि एस में नहीं भरा हुआ है, इसने क्रॉस लगाया है, मतलब एस खाली है, ये दोनों भरे हुए हैं। तो अब ये नीचे पूछ रहा है कि उपयुक्त रेखा चित्र इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो जो आपका पी है उसमें क्या है भाई, कुछ है, तो जहां पर कुछ है शेडेड यानी कि भरा हुआ भाग, वहां कुछ मौजूद है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, आई का। आई का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यह पता है कि सम शब्द जहां पर आएगा, कुछ भरा हुआ भाग जहां पर आएगा, वहां हमें आई का प्रयोग करना है। ठीक है, ये सीधा इतना ही प्रश्न आया था पेपर में, और इसका उत्तर निकालना था, और वही ये चेक करना चाहता है कि आप कितना दिमाग लगा सकते हो इस प्रश्न में। निम्नलिखित वेन आरेख पर विचार कीजिए। ये कह रहा है पी, तो पी के लिए आई का प्रयोग करेंगे। आई क्यों, क्योंकि वहां पे शेडेड है। अब ये कह रहा है क्रॉस, वहां कुछ नहीं है, ओ का प्रयोग हमने किया। क्यों किया, क्योंकि वहां कुछ नहीं है। जैसे कि आल बॉयज आर नॉट ऑनेस्ट, मतलब ये नहीं की बात कर रहा है। ये शेडेड जो इलाका है, क्रॉस लगा हुआ, मतलब ये एस जो है, ये एस जो है इसके लिए क्रॉस का प्रयोग है। मतलब ये कह रहा है कि इस एस में कुछ नहीं है भाई, यहां दिमाग मत लगाना भाई। अगर 3D फोटो बनाओगे तो फोटो तो ऐसा ही बनेगा कि आपको लग रहा होगा कि एस में भी कुछ आ रहा है, लेकिन इसने ये क्रॉस देके बता दिया कि एस खाली है। ठीक है, वहां कुछ नहीं है, तो ओ का प्रयोग कर दिया। फिर पूरा अलग अलग गोले से कोई संबंध नहीं है तो ई का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, जो पूरे गोले से संबंधित नहीं है। ठीक है, एक गोला पूरा दूसरे से संबंधित है, तो वहां पर हमने क्या कर दिया, ए कर दिया। तो अब आप देखोगे सबसे जो बढ़िया उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ई। एक ई आ रहा है सबसे पहले, ई। फिर आपका आई का संबंध बता रहा है, शेडेड यानी कि भरा हुआ, आई और O4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक है, बहुत सरल प्रश्न आएंगे, ये तो एक टफ लेवल का क्वेश्चन था जो मैंने लिया आपको बताने के लिए। अब ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि सभी शिक्षक पढ़े लिखे हैं, कुछ शिक्षक ईमानदार नहीं है, और एग्जाम में क्या पूछेगा, इन कथनों का सही तर्क रूप बताइए, इन तर्कों का सही रूप बताइए। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सभी, सभी पढ़े लिखे हैं, तो सभी जहां भी शब्द आया, सभी लड़के ईमानदार हैं, सभी लड़के पढ़े लिखे हैं, सभी टीचर अच्छे हैं, तो ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, ए का। यहाँ पे ए आ जाएगा। इस कथन में देखो, कुछ शिक्षक ईमानदार है, मतलब ये कुछ की, सम की बात कर रहा है। सम बॉयज आर ऑनेस्ट, कुछ शिक्षक ईमानदार है, यहाँ लिख दो सम टीचर्स आर ऑनेस्ट, मतलब आई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कुछ भी है, कुछ शिक्षक ईमानदार, अच्छा नहीं पूछा है इसने, कुछ शिक्षक ईमानदार नहीं है, नेगेटिव वाली बात कर रहा है। देखो
सम बॉयज आर नॉट ऑनेस्ट, तो हम ओ का प्रयोग करेंगे। आ गई बात समझ में? क्योंकि नहीं आ गया ना, अगर यहाँ होता कि कुछ शिक्षक ईमानदार है तो हम किसका प्रयोग करते? कुछ शिक्षक ईमानदार है तो हम किसका प्रयोग करते? आई का। हम ओ का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ क्या आ गया है? आल भी आ गया है प्लस नोट भी आ गया है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। चलिए, तो ये आपका पूरा का पूरा इसका टॉपिक ये वाला है। अब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं। देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है? इसमें प्रमाण की बात की गई है। ठीक है, रीजनिंग के टॉपिक यहाँ तक है, इसके आगे जो है वो आपका थोड़ा सा ज्ञान वाली चीजें हैं। यहाँ पे आप याद भी कर लोगे तो अगले मान लीजिए 5 क्वेश्चन आए रीजनिंग के, तो 3 आ जाएंगे रीजनिंग के, 2 आ जाएंगे ये, है ना, जैन और बौद्धिस्ट वाले। तो 2-3 आप सही कर सकते हो 5 में से। वैसे तो आप सभी कर लोगे यार, इतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि समझाने में हो सकता है कोई पहली बार रीजनिंग पढ़ रहा हो तो उसको नहीं आ रहा हो, लेकिन ये इतना मुश्किल टास्क है नहीं। ठीक है, देखिए सर, भारतीय तर्कशास्त्र ये आपके सिलेबस में दे रखा है। अगर आप चाहो तो मैं सिलेबस वापस से आपको एक बार बता देता हूँ। आपको सिलेबस में लाइन मिल जाएगी और इसका नाम है भारतीय तर्कशास्त्र। क्या नाम है इसका? भारतीय तर्कशास्त्र। ये देखो यहाँ पे मिलेगा आपको। यहाँ से अगर आप शुरू करोगे तो वेन आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चितता करना, वेन आरेख का सरल बहुप्रयोग, भारतीय तर्कशास्त्र, ये लिखा देखो। ज्ञान और साधन, ये उन अनुमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये सभी पढ़ाऊंगा अभी मैं। ठीक है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा अपन पढ़ रहे हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर सारी 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 चीजें आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, प्रमाण क्या होता है? प्रमाण लिखा है आपके सिलेबस में, सबसे पहले यही समझो। ठीक है, जिस साधन से हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम प्रमाण कहते हैं। ठीक है, जिस साधन से हमें ज्ञान मिल जाए वो प्रमाण है। आसान भाषा में किसी बात का पता चलता है वही प्रमाण है। मैं कहता ना कि भाई प्रमाण दो कि तुम सीरियस हो, प्रमाण दो कि तुम सीरियस कैंडिडेट हो जो मेरी क्लास अटेंड करते हो। तो मैं आज सभी लोगों से कह रहा हूं कि आज इस क्लास में इस मोमेंट पर जब मैं ये प्रश्न, ये ज्ञान का साधन वाला प्रमाण का हिस्सा पढ़ा रहा हूं, तो आप कमेंट करके मुझे बता दो कि आप यहां तक पहुंच चुके हो मेरी क्लास में। कुछ बच्चे शुरू में 5 मिनट देख के चले जाते हैं। भाई मैं प्रमाण मांग रहा हूं आपसे कि आप मेरी क्लास के रेगुलर स्टूडेंट हो, आप इस वीडियो का वेट कर रहे थे, तो आप प्रमाण दे दो मुझे ताकि मुझे पता चल जाए। तो प्रमाण कैसे पता चलता है? प्रमाण पता चलता है प्रमाण देने से। ठीक है, प्रमुख प्रमाण कितने होते हैं? अलग अलग प्रमाण होते हैं भाई। भारतीय दर्शन शास्त्र जो कहता है कि 6 मुख्य प्रमाण हैं, इन्हीं 6 आधार पर जीवन चलता है। क्या है भाई? 6 मुख्य प्रमाण है। क्या है? एक है आंखों का देखा प्रमाणित, आंखों का देखा हुआ प्रमाणित है। मैंने कहा यार, मैंने एक व्यक्ति को देखा है जो कि इतनी सर्दियों में भी जो है बिना स्वेटर, बिना कैप लगा के या बिना हेड लगा के रहता है, इतनी भयंकर सर्दी में। ठीक है, आंखों का देखा है, प्रमाणित है। अनुमान, मैं कोई अनुमान लगा लूं, देखकर सोचकर ज्ञान लगा लूं, किसी की चीजें पढ़ के ज्ञान लगा लूं। आप में से किसी ने मुझे कमेंट किया कि सर आप ये बताओ सर कि बुद्ध धर्म और जैनिज्म धर्म के अंदर जो बेसिक अंतर है उसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये वाली बात सही है कि गलत है। आपने कुछ ऐसा प्रश्न दे दिया मुझे कमेंट में, इसका मतलब मैंने अनुमान लगा लिया कि भाई कमेंट करने वाला दिमागदार आदमी है। ठीक है, दिमाग तो है भाई में, तभी तो प्रश्न पूछ रहा है। तो अनुमान है ये, मैंने प्रमाण मान लिया अनुमान से, मैंने दिमाग लगाया कि भाई ये प्रश्न अगर ऐसा कर रहा है मतलब कुछ तो बात है। ठीक है, चलिए, एक होता है उपमान। उपमान होता है तुलना से ज्ञान, जब हम किसी से तुलना करके ज्ञान की प्राप्ति करें तो ये उपमान होता है। ये पिछले साल 2024 में पूछा गया था, है ना। एक होता है शब्द। शब्द जो है ये सब सिलेबस में दे रखे आपके। शब्द, भरोसेमंद व्यक्ति और ग्रंथ से ज्ञान, है ना भाई। किसी किताब से आपने कोई चीज ले ली तो ये क्या है? प्रमाणित चीज है, आपने उससे कोट कर लिया। एक होता है अर्थापत्ति, मजबूरी मानकर ज्ञान लेना, मजबूरी मान लिया आपने और उससे आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया। अनुपलब्धि, न मिलने से ज्ञान। क्या है भाई? न मिलने से ज्ञान। ठीक है, ये है आपका आंखों देखकर ज्ञान, सोच कर ज्ञान, तुलना से ज्ञान, अनुपलब्धि से ज्ञान। इसको याद रखिएगा। अब प्रत्यक्ष यानी कि सामने देखकर, आग दिख रही है, कैसी है भाई? प्रत्यक्ष है। आग दिखती है तो प्रत्यक्ष है भाई, वहां आग लगी है, ये प्रत्यक्ष है। ठीक है, अनुमान, चिन्ह देखकर, आगे आप इस हाईवे पर जा रहे हो और इस हाईवे पर एक बोर्ड लगा है, साइन बोर्ड, जिसपे लिखा है कि आगे अंधा मोड़ है, इस प्रकार से। ये क्या है? ये चिन्ह देखकर आपने पता लगा लिया। मान लो आग लग रही है और आग नहीं थी, आग बुझ गई और वहां पे आपको धुआं दिख रहा है, तो आपने अनुमान लगा लिया कि धुआं उठ रहा है मतलब आग लगी होगी। ये पेपर में पिछली बार ही आया है जोड़ी बनाने को, है ना, आग होगी। उपमान, तुलना करके,
गाय जैसी जानवर, हमने कह दिया नील गाय, ये गाय जैसी है, तो हमने उसको एक क्या दे दी, उपमान दे दी कि भाई तुम गाय जैसी दिखती हो। हमने बिल्ली को क्या कहते हैं, हम बिल्ली को शेर की मौसी, क्या कहते हैं, शेर की मौसी, शेर जैसी दिखती है, छोटी सी, ठीक है, तो ये उपमान है। तो गाय जैसी जानवर नील गाय, ठीक है। शब्द की बात करें तो गुरु और किताब से हम लेते हैं, तो जो किताब में लिखा हुआ है वो शब्द प्रमाण है, ठीक है। जो किसी से तुलना करके हमने देखा है वो उपमान है, किसी का अनुमान लगा के हमने किया है वो अनुमान है। अर्थापत्ति मानना पड़ता है, फिक्स है, राम मोटा है दिन में नहीं खाता है, ठीक है, तो ये क्या है, अर्थापत्ति है। अनुपलब्धि चीज न दिखे, दिखे ही ना, कमरे में कुर्सी नहीं है, ये अनुपलब्धि है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये थोड़ी सी गहरी बातें हैं, गहराई से ही समझ में आएगी, मतलब एक आध बार आप समझोगे, खुद सोचोगे तो आपको खुद ये चीजें हूबहू याद हो जाएगी। इससे जोड़ी आती है, पिछली बार जोड़ी यहाँ से आ चुकी है। देखो भारत में ना अलग अलग प्रमाण लोगों ने दिए हैं, तो हमारे यहाँ दर्शन चलते हैं, हमारे यहाँ क्या चलते हैं, दर्शन चलते हैं। ये पूरा सिलेबस जो अपन पढ़ रहे हैं इस यूनिट का, ये दो पार्ट में, एक पार्ट में रीजनिंग वाला लेवल है, यहाँ तक रीजनिंग पूरी पढ़ी हमने। पार्ट बी आप इसको बांट दो तो यहाँ से भारतीय ज्ञान परंपरा है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक में थोड़ा कठिन महसूस करें तो आप यहाँ से देखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रमाण क्या होता है सबसे पहले समझो। जिस साधन, मतलब ये तो बता दिया मैंने, अब कितने प्रमाण जो है, किसने क्या क्या दिया, तो चारवाक ने दिया केवल एक प्रमाण। चारवाक जो था उसने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। चारवाक कहता था कि जो देखा वही सही है, बाकी सब फालतू बातें हैं। चारवाक का एक ही मानना था भाई, चारवाक एक दर्शन है, चारवाक कहता था कि जो आंखों देखा हो वही सत्य है, बाकी सब बेवकूफ बनाने की बातें, ठीक है। बौद्धिस्ट कहते थे कि प्रत्यक्ष सही है, आंखों से देखा हुआ सही है, और अनुमान जो आप लगा सकते हो वो सही है, बाकी कुछ भी सही नहीं है। फिर एक वैशेषिक दर्शन आया, इसने कहा प्रत्यक्ष और अनुमान सही है। पिछली बार पूछा था कि बौद्धिस्ट किसको किसको सही मानते थे, प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों को सही मानते थे, ये मेरे ही पेपर में आया था पिछली बार, ठीक है। चलो सांख्य दर्शन तीन को मानते, ये कहते हैं प्रत्यक्ष भी सही है, अनुमान वाला भी सही है, और जो किताबों में लिखा वो भी सही है, ठीक है, ये सांख्य दर्शन के लोग हैं। योग वाले कहते हैं कि भाई प्रत्यक्ष भी सही है, अनुमान भी सही है, शब्द भी सही है। न्याय दर्शन वाले कहते हैं चार दर्शन मानते हैं, ये कहते हैं प्रत्यक्ष सही, अनुमान सही, उपमान भी सही, किसी से तुलना कर दो तो वो भी सही है, और शब्दशः जो बातें लिखी है वो भी सही है। याद कर लेना, यहां से डेफिनेटली एक प्रश्न आता है, ठीक है। अब हमारे भारत में दो प्रकार के दर्शन हैं, एक है आस्तिक दर्शन, एक है नास्तिक। हम आमतौर पर ऐसा मान लेते हैं कि आस्तिक वो लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, नास्तिक वो है जो भगवान को मानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। आस्तिक दर्शन वो है जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, उन्हें आस्तिक कहते हैं, कि भाई वेद जो है वो प्रमाणित है और वेद जो है वो सत्य है, वो लोग हैं आस्तिक, ठीक है। ईश्वर माने या न माने फर्क नहीं पड़ता है, एक बात का ध्यान रखना, है ना। हम तो कहते हैं कि आस्तिक है नास्तिक, ऐसा कुछ नहीं है। आस्तिक हमेशा वो होगा जो वेदों को प्रमाणित मानेगा, वो कहेगा कि वेद जो है ना वो एकदम ऑथेंटिक है, एकदम सही है, और वेदों में जो बातें लिखी है वो एकदम सही है, तो हम कहेंगे कि ये आस्तिक व्यक्ति है। हम कह रहे कि नास्तिक क्या है, तो वेदों की प्रामाणिकता को जो नहीं माने, जो वेदों को नकार दे, जो कह दे कि वेद सही नहीं है, वेद में मत जाओ, नास्तिक है। तो हमारे भारत में से बहुत से धर्म है जो भगवान को मानते लेकिन वेद को नहीं मानते, तो नास्तिक धर्म, ठीक है, जैसे जैनिज्म, ठीक है, बौद्धिस्ट, सब नास्तिक है। चलिए, तो आस्तिक दर्शन हमारे हैं छह, कितने हैं भाई, छह। छह भारत में आस्तिक दर्शन है, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये छह दर्शन आस्तिक है। आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा आस्तिक नहीं है, तो आप बता पाओगे, छह याद कर लो, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। आपसे कोई पूछ ले नास्तिक बता पाओगे, चारवाक, बौद्धिस्ट, जैन। आप कहोगे सर जैन के तो मंदिर होते तो फिर ये नास्तिक कैसे हुए, मैंने कहा ही नहीं कि जिसके मंदिर होते जिसके नहीं होते नास्तिक आस्तिक होता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो वेद को नहीं मानता, जो वेदों की प्रामाणिकता नहीं मानता, वो नास्तिक है, जो वेदों को मानता है वो नास्तिक, ठीक है। तो जैनिज्म वाले जो लोग हैं वेदों को नहीं मानते, इसलिए नास्तिक में आते हैं। चारवाक नहीं मानता है, बौद्धिस्ट नहीं मानते, ये कहते हैं कर्म करो अच्छे और फल अच्छा मिलेगा, है ना। इस मनुष्य जीवन में सब कुछ सही करो, अहिंसा नहीं करना है, जैनिज्म सिखाता है। और हमारे तो आपस में लड़ने पे लगे हैं, है ना, कि भाई इस वाले धर्म से लड़ाई कर लो, एक कहता है इस वाले से कर लो, सामने वाले कहते हैं तुमसे कर लो, कोई कहता है जातियों से कर लो, ये जाति बड़ी ये छोटी,
ठीक है, ये वो वाले लोग हैं, इनके यहाँ वो नहीं करना है, इनके यहाँ शादी में नहीं जाना है, आपने तो इतना, ठीक है। लेकिन बौद्धिस्ट और जैनिज्म जो धर्म है वो नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। आस्तिक दर्शन टोटल कितने हैं? 6। नास्तिक दर्शन कितने हैं? 3। कौन कौन से? जैनिज्म, बौद्धिस्ट और चार्वाक, ठीक है। वेदों को न मानने वाला दर्शन चार्वाक, वेद को नहीं मानता है, ठीक है। अब ये वेदों को मानते हैं लेकिन प्रामाणिकता नहीं मानते, कहते प्रमाणित नहीं है भाई, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। ईश्वर को न मानकर भी आस्तिक कौन है? ईश्वर को नहीं मानता लेकिन आस्तिक है, सांख्य दर्शन। अधिकतम प्रमाण, क्योंकि वेद को मानता है, ठीक है, ईश्वर को भले ही नहीं माने पर वेद को मानता है। अधिकतम प्रमाण किसमें? मीमांसा और वेदांत में, ठीक है, इसको आप याद रखना। तो ये था पूरा आपका यूनिट नंबर 6। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको आसान भाषा में समझाऊं, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ से मैक्सिमम जो चीजें हैं वो समझ पाओ आप। और मैंने प्रयास किया है, मुझे लगता है कि यह मेरा जो प्रयास है वो सफल रहा होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा सिलेबस लगभग मैंने करवाया है, मैं हरियाणा सेट, महाराष्ट्र सेट और इन सब के पेपर भी आपको करवा रहा हूँ, तो उससे भी जुड़िएगा। और आपने अगर मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ज्वाइन करने से मैं आने वाले फ्यूचर में कुछ क्लासेस ऐसी लाऊंगा जो आपके स्पेशली क्लासेस होगी। क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बड़ी अच्छे से समझा देता हूँ कि मैं ना एक अकेडमी चलाता हूँ, एक अकेडमी पे काम करता हूँ, समय का अभाव रहता है, वहाँ मेरे बहुत सारे पेड कोर्सेज चलते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का कोर्स भी चलता है, बहुत सारी चीजें चलती है। तो ऐसा का ऐसा सेम कंटेंट मैं आपको यहाँ उपलब्ध करवा दूँ तो ये मेरे उन अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी जिनको मैं पैसे लेके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आप मानेंगे तो मैं ये चाहता हूँ कि आप में से मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को ज्वाइन कर ले अगर आप चाहते हैं तो। इन फ्यूचर बाकी क्लासेस सेट की तो फ्री चल ही रही है, इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं है, और मैं तो चाहता हूँ कि सारी चीजें निःशुल्क हो। लेकिन मेरा एक एप्लीकेशन भी है, सॉफ्टवेयर भी है जिस पर मैं पढ़ाता हूँ, अकेडमी है मेरे पास एक बहुत बड़ी, वहाँ पे मैं स्टूडेंट से फीस लेता हूँ, पेमेंट लेता हूँ और फिर उनको पढ़ाता हूँ। तो सेम वो के वो चीजें मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, ये एक मतलब नेचुरल जस्टिस भी है, और मैं कहूंगा कि उन बच्चों के साथ इंसाफी हो जाएगी जिससे मैं हजारों रुपए फीस लेता हूँ, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद। तो जब भी कोई ऐसी चीजें हम करेंगे जो पेड में भी हम पढ़ रहे हैं तो उसके लिए कुछ आपको देना पड़ेगा, ताकि उन बच्चों को ऐसा लगे कि उनके साथ गलत हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ये आप स्वतंत्र हैं इसके लिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बाकी चीजें आपकी फ्री चली रही है तो जो चलेगी सही।